फाइनली दोस्तों सुपर 8 खत्म हो चुका है और आज से शुरू होने जा रहा है सुपर 4 मौत का खेल। मौत का खेल इस वजह से क्योंकि एशिया की बेस्ट 4 टीमें आपस में टकराएंगी। कल सुपर 8 का आखिरी मैच खेला गया इंडिया और ओमान के दरमियान। इस मैच के बारे में भी आपको प्रीव्यू देंगे। इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें ताकि आपको सुपर 4 के अगले मैचेस के बारे में पता चल जाए और ये शेड्यूल जो सुपर 4 का होगा वो किस बेसिस पर होगा उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस ओमान जो कल रात सुपर 8 का आखिरी मैच खेला गया। इस एशिया कप में एक बात ये हो रही थी कि सब मैच वन साइड हो रहे थे। अगर आप देखें इंडिया और पाकिस्तान का इतना बड़ा मैच वो भी वन साइड, पाकिस्तान 128 रन का टारगेट देता है और इंडिया इजीली इस मैच को भी जीत जाता है। और तकरीबन सारे मैच हमारे ग्रुप से दूसरे सेकंड ग्रुप से सारे मैच वन साइड हो रहे थे। जो भी टीम पहले बैटिंग करती थी या पहले बॉलिंग करती थी पहली इनिंग्स में ही उस मैच का नतीजा निकल आता था कि कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन कल का मैच जो इंडिया और ओमान के दरमियान हुआ है ये सुपर 8 का आखिरी मैच था, लेकिन इस मैच में ओमान ने क्या मज़ेदार फाइट दिखाई है। इस तरह उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती ओमान जैसी टीम से, क्योंकि ये एसोसिएट टीमें होती हैं। काफ़ी टाइम बाद इनको बड़ी टीमों के साथ खेलने का मौका मिलता है। कभी कभी ये बड़ी टीमों के साथ खेलती हैं और क्या ही कल इन्होंने खेली है क्रिकेट, मज़ा आ गया, क्वालिटी क्रिकेट नज़र आई है। पाकिस्तान जैसी टीम इंडिया के खिलाफ ढेर होगी लेकिन इन्होंने फाइट दिखाई है कम अज़ कम। अगर हम बात करें कल के मैच की जो इंडिया और ओमान के दरमियान खेला गया, इंडिया पहले बैटिंग करता है और बैटिंग करते हुए ओमान को 180 प्लस का टारगेट देता है। 180 प्लस का टारगेट अगर हम सुने तो ओमान के लिए तो बड़ा ज़्यादा टारगेट है, क्योंकि ओमान जैसी टीम है अगर आप उसको 120 तक टारगेट देते हैं तो फिर भी ये कंफर्म नहीं है कि वो जीत पाएगी, क्योंकि उनकी बैटिंग वीक होती है। बॉलिंग में किसी तरह उन्होंने इंडिया को 180 प्लस पे रोका, मैं रोका ही कहूँगा, क्योंकि जैसी इंडिया की बैटिंग चलती है कल वैसी बैटिंग नहीं चली। ऊपर से आप देखें अभिषेक शर्मा तो रोज़ की तरह फास्ट स्ट्राइक रेट के साथ, तेज स्ट्राइक रेट के साथ रन करके गए हैं। 50 नहीं बनी लेकिन 38 रन तेज 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ करके गए हैं। शुभमन गिल इस एशिया कप में लगातार फ्लॉप हो रहे हैं और अगला मैच बड़ा मैच है पाकिस्तान के खिलाफ और अल्लाह करे वहाँ भी फ्लॉप हो जाए। तो उनके बाद संजू सैमसन इंडिया का एक बड़ा नाम जिसको इंडिया के लोग रोहित शर्मा से कंपेयर करते हैं। ये बंदा 1 डाउन आता है और 125 के स्ट्राइक रेट के साथ T20 में 50 बनाता है। अगर यही बारी अगर पाकिस्तान से बाबर आजम खेले तो बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म इस तरह होता है कि बाबर आजम ने इनका पता नहीं क्या नुकसान कर दिया है। और यही वो बैट्समैन है इंडिया की तरफ से जो 125 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करके 50 बनाता है और इसकी वाह वाह हो रही है कि क्या टैलेंट मिल गया इंडिया को। तो ये इसको कहते हैं सर टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी यही है कि अगर आप अपने प्लेयर को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक चीज़ पर और उसी चीज़ की बेस पर आप दूसरी कंट्री के प्लेयर को सराह रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि क्या इनिंग खेली है आपने, तो ये तो एक बुरी बात है हमारी आवाम में कि अपने प्लेयर को वो सपोर्ट नहीं करते। तो अभी इंडिया पे बात करेंगे, ये लंबा टॉपिक है। तो इंडिया ने कल 180 प्लस का टारगेट दिया, 8 विकेटें उन्होंने गंवा दी 180 बनाने के लिए। तो इससे पता चलता है कि कोलैप्स हो गई है कल इंडिया की बैटिंग। अगर बॉलिंग की बात करें तो कल इन्होंने जसप्रीत बुमराह को कंप्लीट रेस्ट दिया, अर्शदीप सिंह को ऐड किया, हर्षित राणा को ऐड किया और कुलदीप यादव उनकी बॉलिंग लाइनअप में पहले से मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने 2 मैचेस पहले में जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसके बाद उनको ड्रॉप करना बनता भी नहीं है। इंडिया ने अपनी बॉलिंग शुरू की और ओमान की क्या बैटिंग, मज़ेदार बैटिंग। आमिर कलीम और दूसरी तरफ उनके कैप्टन क्या उन्होंने आगाज़ किया। इनकी बैटिंग देखकर बाबर रिजवान एरा की याद आ गई है। बाबर रिजवान भी इसी तरह सेम टू सेम बैटिंग करते थे, स्टार्ट स्लो होता था लेकिन बाद में जाकर वो इस पोजीशन में अपनी टीम को ले आते थे कि विकेट्स इन हैंड होती थी और आखिरी ओवर्स में अच्छे रन बन जाते थे। यही कल अप्रोच रही है ओमान की टीम। ओमान की टीम बैटिंग करने आती है और पावर प्ले में उनका स्कोर होता है 6 ओवर्स के बाद 44 रन नॉट आउट, कोई भी विकेट उन्होंने नहीं गवाई पावर प्ले में। जिसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रेशर इंडिया की टीम पर भी आने लगा, 50 प्लस पार्टनरशिप उन्होंने की। एक मज़े का रिकॉर्ड बना कल के मैच में कि ओमान वाहिद एसोसिएट टीम बन गई है जिसने टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में 50 की पार्टनरशिप लगाई है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी एसोसिएट नेशन नहीं है जिसने टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ T20 में ओपनिंग उनकी 50 पार्टनरशिप बनाए। तो ये बड़ी प्राउड की बात होती है एक ऐसी टीम के लिए जिसने कभी टेस्ट क्रिकेट ना खेली हो और जिसको इतने मैचेस भी ना मिलते हो बड़ी टीम के खिलाफ। तो बड़ी ऑनर की बात है ये ओमान क्रिकेट के लिए भी। तो उनकी ओपनिंग बड़ी मज़ेदार होती है, क्या स्टार्ट देते हैं, जो स्टार्ट उनको चाहिए था वो उनके ओपनर्स उनको दे देते हैं।
फिर उनकी पहले विकेट गिरती है, उनके कप्तान आउट होते हैं, उसके बाद उनके 1 डाउन पे आते हैं मिर्ज़ा, और मिर्ज़ा बड़े मज़ेदार इनिंग्स खेलते हैं, 50 लगाते हैं और मैच को और नज़दीक ले जाते हैं। एंड पे आप यकीन नहीं करेंगे, ओमान जैसी एसोसिएट टीम इंडिया की बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ, इंडिया को T20 में नंबर 1 टीम कहा जाता है, उसकी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ वो 170 तक पहुंच जाते हैं। आप ये देखें ना कि 180 तक टारगेट और इस एक एसोसिएट टीम दुनिया की नंबर 1 टीम के खिलाफ 170 तक पहुंचे, तो ये जाहिर करता है इस बात को कि इंडिया की टीम की बॉलिंग कल बिल्कुल खत्म हुई नजर आई, कोलैप्स नजर आया, उनकी बॉलिंग में पार्टनरशिप नजर नहीं आई। उन्होंने जसप्रीत बुमराह को रेस्ट करवाई, लेकिन जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई ऐसा बॉलर नजर नहीं आया जो इम्पैक्ट डाल सके। अर्शदीप सिंह को ऐड किया, लेकिन उन्होंने आखिरी ओवर में जाकर एक विकेट हासिल की और उन्होंने अपनी 100 T20 इंटरनेशनल विकेट्स को पूरा किया। वो पहले वाहिद बॉलर बन गए इंडिया के जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट्स अपने नाम किए हों। तो ये एक माइलस्टोन है जो अर्शदीप सिंह के हाथ लगा है इस मैच में, उनके लिए एक पॉजिटिव बात है, बाकी उनके लिए कोई पॉजिटिव बात नहीं है। इंडिया की बॉलिंग के लिए भी कोई पॉजिटिव बात नहीं है इस मैच में। अगला मैच बड़ा है पाकिस्तान के खिलाफ, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के खिलाफ ये बॉलिंग लाइनअप इस तरह खत्म हो जाएगी। जितनी तारीफ करें ओमान की उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट दिखाई है, इंटेंट दिखाया और दिखाया कि पाकिस्तान को भी कि वो इंडिया के खिलाफ किस तरह खेल सकते हैं। अभी हम बात करते हैं सुपर 4 की। सुपर 8 तो खत्म हो चुका है, 8 टीमें थी जिनमें से 4 बाहर निकल गई हैं और एशिया की टॉप 4 टीमें इस सुपर 4 में ऐड हो चुकी हैं। अगर हम अपने ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप में से इंडिया और पाकिस्तान क्वालिफाई हुए हैं ग्रुप ए से, और दूसरे ग्रुप से श्रीलंका और बांग्लादेश क्वालिफाई हुए हैं। तो ये हैं जी एशिया की टॉप 4 टीमें। अब इन टॉप 4 टीमों में से इलादा करेंगे हम 2 टॉप की टीमें, नंबर 1 एशिया की टीम और नंबर 2 एशिया की टीम। ये तभी इलादा होगी जब फाइनल खेला जाएगा। फाइनल में तो ऑब्वियसली 2 एशिया की बेस्ट टीमें खेलेंगी। जो टीमें बाहर हो गई हैं वो एशिया की टॉप 1 एंड टॉप 2 पोजीशन की दौड़ से बाहर हो जाएंगी। हमारे ग्रुप में पाकिस्तान और इंडिया, और दूसरे ग्रुप में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें हैं। अब इसके शेड्यूल के बारे में बात करें तो इसका शेड्यूल कुछ इस तरह के, ग्रुप ए की जो पहली टीम है उसको हम A1 कहते हैं, और ग्रुप ए की जो दूसरी टीम है उसको हम A2 कहते हैं, और ग्रुप बी की जो पहली टीम है उसको B1 और दूसरी को B2 कहते हैं। ये 4 टीमें, इन 4 टीमों के आपस में मैचेस होंगे। इंडिया का पहले पाकिस्तान के खिलाफ, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ, इसी तरह पाकिस्तान का पहले इंडिया के खिलाफ, फिर श्रीलंका और फिर बांग्लादेश के खिलाफ, और बांग्लादेश का इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका तीनों से मैचेस होंगे। और इसके बाद जो टीम ज़्यादा मैचेस जीतेगी और पॉइंट्स के ऊपर जो टीम टॉप 2 पे फिनिश करेगी वो खेलेगी एशिया कप 2025 का फाइनल। वो 2 टॉप टीमें होंगी एशिया की जो इस एशिया कप का फाइनल खेलेंगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इन 2 टॉप टीमों में शामिल हो सकता है, और क्या पाकिस्तान इस 2025 के एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है? अपनी राय का इजहार लाजमी कमेंट में करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।